जीरो टू वन। पीटर थिल की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है भविष्य बनाने के लिए। आज हम इसी के कुछ बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो चौंकाने वाले आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ नया, कुछ बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, और ये उन सारे पुराने रास्तों को चैलेंज करती है जो हमें हमेशा से सिखाए गए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पीटर थिल अपनी किताब की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं, ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं? सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर जरा सोचिए, इसका जवाब देना कितना मुश्किल है। असल में ये सवाल उन लोगों को ढूंढ निकालता है जो भीड़ से अलग सोचते हैं, और यही सोच, यही लीक से हटकर चलने का आइडिया इस पूरी किताब की नींव है। क्योंकि देखिए, एक अच्छा जवाब सोच लेना ही सब कुछ नहीं है, उस जवाब पर चलकर कुछ बनाने का दम भी होना चाहिए। तो ये जीरो टू वन, इसका आखिर मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें प्रोग्रेस यानी कि तरक्की को देखने के दो एकदम अलग अलग तरीकों को समझना होगा। और यकीन मानिए, यही वो एक आइडिया है जिस पर ये पूरी किताब खड़ी है। पीटर थिल कहते हैं कि तरक्की दो तरह की होती है। पहली है 1 से N, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है उन चीजों की कॉपी करना जो पहले से काम कर रही हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, एक कामयाब मॉडल को पूरी दुनिया में फैला देना। और दूसरी है 0 से 1 यानी वर्टिकल प्रोग्रेस। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, कुछ बिल्कुल नया, और ये सिर्फ और सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए, आपके पास एक टाइपराइटर है। अगर आपने वैसे ही 100 और टाइपराइटर बना दिए तो ये हुआ 1 से N, मतलब कॉपी करना। लेकिन अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और आपने उसकी जगह एक वर्ड प्रोसेसर बना दिया तो ये हुआ 0 से 1। ये है असली इनोवेशन। अब ये 0 to 1 वाली सोच हमें एक और बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है। पीटर थिल मॉडर्न बिजनेस के एक सबसे बड़े नियम को ही तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम सब कामयाबी की चाबी मानते हैं, यानी कंपटीशन, वो असल में तबाही का रास्ता है। हाँ, सुनने में ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन थिल का तर्क बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि किसी भी बिजनेस का असली मकसद कंपटीशन से बचना और मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाना होना चाहिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जहां भी कंपटीशन होता है वहां प्रॉफिट खत्म हो जाता है। कंपनियां बस एक दूसरे की काट करने में ही लगी रह जाती हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मोनोपोली का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। मतलब कोई गैर कानूनी या सरकार से मिली हुई ताकत नहीं। पीटर थिल के लिए मोनोपोली का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो अपने काम में इतनी ज्यादा अच्छी है कि कोई दूसरी कंपनी उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। उसने इनोवेशन के दम पर अपना मार्केट जीता है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक तरफ है अमेरिका की एयरलाइन इंडस्ट्री, जहां इतना तगड़ा कंपटीशन है कि कंपनियां मुश्किल से ही कोई पैसा कमा पाती हैं, और दूसरी तरफ है गूगल। अपनी मोनोपोली की वजह से गूगल न सिर्फ बेशुमार पैसा कमाता है, बल्कि उसके पास इतनी आजादी है कि वो भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं और डोंट बी इविल जैसे ऊंचे सिद्धांतों के बारे में सोच सकता है। चलिए, अब एक और बड़े मिथक की बात करते हैं। पीटर थिल का मानना है कि साल 2000 में जो .com बबल फटा था, उसने सिलिकॉन वैली को एक गलत सबक सिखा दिया, एक ऐसी सोच दे दी जिसे आज भी बहुत से लोग सही मानकर चल रहे हैं। याद कीजिए 90 का वो दौर, एक जुनून सा था। इंटरनेट सब कुछ बदलने वाला था और हर कोई इस रेस का हिस्सा बनना चाहता था। नेटस्केप, याहू जैसी कंपनियां रातों रात खरबों की बन गईं। लेकिन फिर आया मार्च 2000 और ये पूरा का पूरा गुब्बारा फट गया। और उस क्रैश के बाद स्टार्टअप की दुनिया में एक डर बैठ गया, और उस डर से निकले ये 4 सबक जो एक तरह से नियम ही बन गए। बड़े बड़े प्लान मत बनाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ, हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, और बस दूसरों के प्रोडक्ट्स को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। इसे सबसे सेफ रास्ता मान लिया गया। लेकिन पीटर थिल कहते हैं ये सारे सबक ही गलत थे। ये पूरी की पूरी सोच एक बहुत बड़ी गलती थी। ये कुछ और नहीं, बस बड़े सपने देखने के डर से पैदा हुई थी। ये भविष्य को किस्मत के भरोसे छोड़ने जैसा था, उसे अपने हाथों से बनाने जैसा नहीं। तो थिल के सिद्धांत क्या हैं? वो बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। वो कहते हैं छोटे मोटे सुधार करने से अच्छा है कि बोल्ड होने का रिस्क लिया जाए। कोई प्लान न होने से तो एक खराब प्लान होना बेहतर है। और हाँ, सेल्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट। ये एक एम्बिशियस फ्यूचर बनाने की बात है। ठीक है,
तो अगर पुराने नियम गलत हैं, तो फिर सही रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि पीटर थिल सिर्फ पुरानी बातों को नकारते नहीं हैं, वो एक मोनोपोली बिजनेस बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट भी देते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। किसी बड़े भीड़ भाड़ वाले मार्केट में घुसने की बजाय एक बहुत छोटे, एक नीश मार्केट से शुरू करो। इतना छोटा कि किसी और की उसमें नजर ही ना हो। फिर उस छोटे से मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लो और एक बार जब उस मार्केट के राजा बन जाओ, तब धीरे धीरे उससे जुड़े दूसरे मार्केट्स में फैलना शुरू करो। एक लंबे समय तक चलने वाली मोनोपोली में ये 4 खास बातें होती हैं। पहली, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी तकनीक जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो। दूसरी, नेटवर्क इफेक्ट्स, जहां जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, प्रोडक्ट उतना ही बेहतर होता जाता है। तीसरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जितना बड़ा काम उतनी कम लागत। और आखिर में एक मजबूत ब्रांड जो लोगों का भरोसा और अपनी एक अलग पहचान बनाता है। और उस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत जरूरी नियम है। आपका प्रोडक्ट अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से थोड़ा बहुत बेहतर नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 10 गुना यानी 10x बेहतर होना चाहिए। तभी तो लोग पुरानी चीज छोड़कर नई चीज अपनाने का रिस्क लेंगे। ये एक क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए, बस छोटा मोटा सुधार नहीं। टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन पीटर थिल के हिसाब से जो आखिरी और सबसे जरूरी चीज है, वो है फाउंडर का विजन और उसकी जिद। स्टार्टअप की ये परिभाषा अपने आप में सब कुछ बता देती है। एक स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वो एक आंदोलन है। ये उन लोगों का एक ग्रुप है जिन्हें एक फाउंडर एक अलग भविष्य बनाने के अपने प्लान पर यकीन दिला पाता है। ये सब कुछ एक साझे यकीन पर टिका होता है। और इसका सबसे जीता जागता सबूत है पेपैल माफिया। पेपैल की जो ओरिजिनल टीम थी, उसके लोग आगे चलकर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियां बनाने में कामयाब हुए। सोचिए, टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब वहीं से निकले। ये दिखाता है कि एक मजबूत कल्चर और विजन वाली एक टीम क्या कुछ नहीं कर सकती। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, बस थोड़े अलग अंदाज में। ऐसी कौन सी कीमती कंपनी है जिसे कोई भी नहीं बना रहा है? ये सवाल हमें 0 to 1 वाली सोच अपनाने के लिए कहता है और उस अगले बड़े सीक्रेट को ढूंढने के लिए उकसाता है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो सवाल ये है कि अगला बड़ा मौका आखिर छिपा कहाँ है?